सबसे फेमस एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको दुनिया भर की जो स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। मैनी सोर्सेज जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपका ट्यूशन फीस तो फॉर श्योर कवर करती ही। 99% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो तभी अप्लाई होती हैं जब आपके पास ऑफर लेटर हाथ में मौजूद होता है। दुनिया के मुतादिद मुल्कों ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है, मगर मालूमात की कमी की वजह से बहुत से तलबा इन सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा पाते। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा अमेरिका, चीन, यूरोप और खलीजी ममालिक में बैचलर से लेकर PhD और पोस्ट डॉक्टरेट सतह तक स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अमेरिका में पाकिस्तान अमेरिका नॉलेज कॉरिडोर और फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल और जुज़वी माली मुआवनत फराहम की जाती है, जिसमें फ़ीस, रिहाइश और माहाना वजीफ़ा शामिल होता है। खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब पाकिस्तानी तलबा के लिए एक बड़ा मरकज़ बन चुका है और स्टडी इन सऊदी अरब प्रोग्राम के तहत मुकम्मल फ़ंड स्कॉलरशिप दी जाती है, जिनमें मुफ्त तालीम, रिहाइश, वजीफ़ा, तिबी सहूलियात और सालाना फ़ज़ाई टिकट भी शामिल है। चीन में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी पाकिस्तानी तलबा के लिए एक बड़ा मौका है, जहां हुकूमत पाकिस्तान पर किसी किस्म का माली बोझ नहीं पड़ता और HEC सिर्फ नामजदगी का किरदार अदा करती है। यूरोप में हंगरी, बरतानिया और एरास्मस मुंडस जैसे प्रोग्राम महदूद मगर आला मयार के मौके आपको फराहम करते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात के अंदर तलबा को बरवक्त मालूमात, दुरुस्त तैयारी और मुतबादिल स्कॉलरशिप्स पर तवज्जो देना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि आलमी सतह पर मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुका है। ये स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल की जा सकती हैं और तलबा को इन स्कॉलरशिप से मुतालिक मालूमात कहाँ से मिलेंगी, तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। वीज़ा एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तानी तलबा के लिए देखा जाए तो दुनिया भर में स्कॉलरशिप्स का ऐलान हो रहा है, मगर मालूमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हैं या बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तलबा तक जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुँच सकती है और क्या तरीक़ेकार? देखिए, इस वक्त ना ऐसे पोर्टल्स हैं जो बड़े फेमस हैं स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से। उसमें स्कॉलरशिप पोर्टल जो है सबसे फेमस एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको दुनिया भर की जो स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। उसमें आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट कंट्रीज़ के फ़िल्टर लग सकते हैं, उसमें आपके एजुकेशन के फ़िल्टर लग सकते हैं और उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो वहाँ से मिल सकती है। इस तरह के और बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो अब सेंट्रलाइज्ड जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स का। अब तो खैर इतने AI टूल्स भी आ चुके हैं जिनकी मदद से जो है ना आप रेलिवेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप्स जो है ना वो निकाल सकते हैं। अगर आपने यूरोप में सर्च करनी है, आपने अमेरिका में करनी है, आपने किसी भी खलीजी ममालिक में जाना है, तो देर आर मैनी सोर्सेज जहाँ से आप इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो थ्रू HEC जो है ना वो आपको ग्रांट होती हैं। उसमें HEC किसी ना किसी तरीके से कोई रोल अदा कर रहा होता है, आइदर सिलेक्शन का, आइदर फंडिंग का, तो वहाँ से भी आपको मालूमात मिल सकती है। बहरहाल जो सेंट्रलाइज पोर्टल है वो ज़्यादा मैं समझूंगा कि क्रेडिबल तो खैर सारे ही हैं, और वहाँ पे चूंकि पूरी दुनिया की स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, तो वो ज्यादा जो है ना एक बेहतर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू द HEC के। आपको सिर्फ वो वाली मिलेंगी स्कॉलरशिप। ये तो हो गया कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको अच्छी बेहतर मिल सकती है, तो आपने बता दिया। ये भी बता दें कि पाकिस्तानी तलबा के लिए इस वक्त कौन से ममालिक जो हैं वो स्कॉलरशिप्स के लिहाज से निस्बतन आसान भी हैं और महफूज भी समझे जाते हैं। देखिए, अगर मैं आसान की बात करूं तो चाइना का जो स्कॉलरशिप है, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो कदरे आसान है। उसमें आपको ना ही GRE की रिक्वायरमेंट होती है, ना आपको GMAT की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो भी चाइनीज गवर्नमेंट जो है ना ऑफर करती है। और सेफ कंट्री तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे तलबा जो है ना वो चाइना पढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में हजारों तलबा जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 सालों का, हजारों स्टूडेंट्स जो है ना वो चाइना पढ़ने गए हैं। दे आर वेरी सेफ और बड़े खुश हैं, और बल्कि वहां से आके उनको बड़ी प्राइम जो है ना वो पोजीशंस भी मिली हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर। दे आर सर्विंग एज एन HODs, दे आर सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। और चाइना की जो एजुकेशन सिस्टम है अब उस पर वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहा जो एक वक्त में होता था। देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ऑफ चाइना जो कि टॉप 100 में फॉल करती हैं एज पर QS रैंकिंग, जो कि एक सबसे ऑथेंटिक जो है ना वो
रैंकिंग सिस्टम है दुनिया का। सही। उसके अलावा यूरोप में भी, और जो अमेरिका का जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का आपने नाम लिया वो बड़ा फेमस है, बट दे हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। पाकिस्तान से वो 2 से 3 लोगों को चूज करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उनमें सीट्स बहुत कम होती हैं। सीट्स कम होती हैं। सही। अच्छा अजीम, ये भी बताइएगा, फुली फंडेड होती हैं या फिर कुछ आपको किसी हद तक जो है वो माली सपोर्ट दे रही होती हैं स्कॉलरशिप, तो इनमें और वीज़ा के हवाले से क्या बुनियादी फ़र्क होता है और कौन कौन से ममालिक जो हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करते हैं? देखिए, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो तकरीबन दुनिया का हर कंट्री ही ऑफर कर रहा है, जो अच्छा। आप समझ लें कि एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक। अब तो खैर उसके अंदर आपने देखा रिसेंटली गल्फ कंट्रीज भी शामिल हो गए हैं, कतर भी शामिल हो गया, उसके अंदर बहरीन भी शामिल हो गया, कुवैत भी शामिल हो गया, सऊदी अरब भी शामिल हो गया। तो तकरीबन दुनिया का हर कंट्री, ऑलमोस्ट हर कंट्री जो अफोर्ड करता है, हर कंट्री से मुराद मेरा ये है कि मोर देन 60% कंट्रीज होंगे। हमारे कुछ जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है जो अफोर्ड नहीं करते, वो शायद ना वो नहीं ऑफर करेंगे, बट ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है ना ऑफर करता है। साउथ कोरिया, जापान ये ऑफर करता है। और जब वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के नाम पे ये चीज़ें ऑफर करते हैं, तो उसमें फिर आपकी टिकट, आपका वीज़ा, आपके जो अकोमोडेशन है, आपकी फ़ी, हर चीज़ जो है ना वो उसमें कवर होती है। अलबत्ता ज़बरदस्त। देयर आर सर्टेन स्कॉलरशिप्स जो कि शायद आपकी टिकट अफोर्ड ना करें, शायद आपका जो है ना वो जो आपका मंथली वहाँ का जो स्टाइपेंड है वो अफोर्ड ना करें, बट मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपका ट्यूशन फीस तो फॉर श्योर कवर करती ही सही। करती हैं। सही। अगर आप स्कॉलरशिप्स के बगैर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, आपको आपका लिविंग पे करना पड़ता है, टिकट सही। बियर करनी पड़ती है। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सही। स्टूडेंट्स, बट उसमें जो उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, जो कि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी merit अपॉर्चुनिटी है के अगर स्टूडेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। अच्छा अजीम, क्या स्कॉलरशिप लेटर मिलने के बाद वीज़ा इंटरव्यू महज रस्मी कार्रवाई रह जाता है या उसके बाद भी कोई मुस्तरद होने का खतरा मौजूद होता है? देखिए, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है जो कि 100% है और आपका सारा कुछ कवर है, तो देर आर ऑलमोस्ट 0% चांसेस कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सके। बट अच्छा। ऐसे केसेस मैंने खुद भी देखे हैं, मेरे पास आए हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के और यूएसए के और कुछ यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ के, कि जहाँ पर फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है एप्लीकेंट का। एंड ऑब्वियसली इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है, जो एम्बेसी है, दे हैव देयर ओन राइट टू रिफ्यूज द वीजा। ठीक। वो आपको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, वो जी। किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो है ना आपको वीजा रिफ्यूज कर सकते हैं, उनका यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होता। बट ये चांसेस आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप ऑफ 100% आर वेरी रेयर, बट एग्जिस्ट करता है। चाइना में भी मैंने देखा है कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजा रिफ्यूज हुए हैं, इवन दे हैव गेट द स्कॉलरशिप्स। सही। अच्छा अजीम, सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के स्टडी इन सऊदी अरब प्रोग्राम पर जाने वाले तलबा को वीज़ा के लिए कौन से अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है और वो आपके मुकम्मल होने चाहिए? देखिए, जब आप स्कॉलरशिप की बात करते हैं ना, तो जब आपको स्कॉलरशिप लेटर मिल जाता है ना, तो आपके ऑलमोस्ट 90% डॉक्यूमेंट्स वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ओके। फॉर इंस्टेंस, ना आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत है, सही। ना आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है अपना, सही। ना कोई आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी है। क्योंकि जब आपको स्कॉलरशिप लेटर मिल गया तो अब आपके पास ये एक जवाब है कि भाई मुझे तो जो है ना वो गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या कोई इदारा जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है और सारा कुछ जो है ना मेरा वो बियर करेगा। हाँ, अलबत्ता जो बाकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपका मेडिकल हो सकता है, आपका जो है ना पुलिस एनओसी हो सकता है, वो आपको रिक्वायर करना, वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ऑब्वियसली वो आपने सबमिट करवाने होंगे, लेकिन जो आपकी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। जो वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपका मेडिकल, उसमें आपका पुलिस एनओसी, उसमें आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सबमिट करवाने होते हैं, अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें आप, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कह लें कि भाई आप क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी को जमा करवाए हैं, ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट आपने दोबारा फिर एमएससी को भी जमा करवाने होते हैं, अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ योर स्कॉलरशिप। सही, ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। अजीम, जितने भी तलबा हैं जो स्कॉलरशिप पर जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं विश होती है कि वो काम भी करें, तो खलीजी ममालिक में तालिब इल्म जो है वो वीज़ा पर पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त उनको होती है या नहीं होती है, कर सकते हैं? देखिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पर मोस्टली जो है ना वो जॉब का परमिशन नहीं होता। अलबत्ता जब आप जा रहे होते हैं मास्टर्स के लिए और आप जा रहे होते हैं पीएचडी के लिए,
या फेलोशिप के लिए जा रहे होते हैं तो फिर आपको अलाउ होता है। लेकिन बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिली है, क्योंकि हर स्कॉलरशिप सही। की जो आपकी कह लें कि टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट होती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है ना वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप वहाँ पे जाके जॉब करें, क्योंकि दे हैव देयर ओन क्लेम कि भाई हम आपकी ट्यूशन फीस भी आप दे रहे हैं, अब आपकी जी। हम जो है ना वो आपका जो स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, आपको लिविंग भी दे रहे हैं, और प्लस चूंकि ये जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, यानी कि हर 4 माह बाद 6 माह बाद आपका चेक होना है, CGP चेक होना है, आपकी परफॉर्मेंस चेक होनी है, आपकी एकेडमिक जो है ना वो चीज़ें चेक होनी है। तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अ स्टूडेंट टू डू पार्ट टाइम जॉब Part-time job. विद द स्कॉलरशिप, क्योंकि उसने अपने आप को maintain भी करना Maintain होता है, भी अपने करनी है रिसर्च भी scholarship. करनी। अच्छा अजीम, ये भी कहा जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने का जो क्राइटेरिया है वो ये भी है कि आपने पहले जिस कंट्री में जाना है वहाँ पे आपने कोई सुपरवाइज़र तलाश करना है, यानी ये MPhil वगैरह के लिए, PhD के लिए। तो ये बताइएगा क्या ये वाकई बात दुरुस्त है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये? देखिए, अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स बाय रिसर्च में, या आप जा रहे हैं PhD प्रोग्राम के अंदर, या फेलोशिप में जा रहे हैं, पोस्ट डॉक में जा रहे हैं, ओके। तो उसके लिए जो भी स्कॉलरशिप आएगी उसमें ये क्लियर कट लिखा होगा कि स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होगा। सही। यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के लिए आपको सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट मस्ट है, क्योंकि अगर आप मास्टर बाय रिसर्च में जा रहे हैं, PhD में जा रहे हैं, पोस्ट डॉक में जा रहे हैं, तो आपको सुपरवाइजर के बगैर तो वहां पे काम कर ही नहीं सकते। तो वो जो एंट्री रिक्वायरमेंट एडमिशन की वो आपने खुद फुलफिल करनी है, वो आपने खुद कंप्लीट करनी है, उसमें उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करनी है आपको। 99% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो तभी अप्लाई होती हैं जब आपके पास ऑफर लेटर हाथ में मौजूद होता है। सही। बल्कि बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है ना उस पर लिखा आता है कि आपके पास ऑफर लेटर होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी भी आती हैं वो ये लिखा होता है कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें, लेकिन जब तक आप ऑफर लेटर नहीं लेके आएंगे हम इसको आगे परसू नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और ऑफर लेटर के लिए आपको सुपरवाइजर जो है ना मस्ट है, उसके लिए आपको अपनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आप सही। ईमेल्स करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्लाइंट की स्टूडेंट की जो है ना पब्लिकेशंस लाजमी होनी चाहिए। ठीक। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी पब्लिकेशंस नहीं होती, नहीं होती। अच्छे जर्नल्स के अंदर सही। नहीं होती, उनके रिसर्च आर्टिकल जो है ना इतने फेमस नहीं होते, नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे जो सुपरवाइजर हैं वो आपको इसलिए अप्रोच कर लेते हैं, खुद भी अप्रोच कर लेते हैं आपको वो, कि अगर आपका किसी अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ हो, आर्टिकल सही। पब्लिश हुआ हो, वो खुद भी आपको अप्रोच कर खुद ही लेते हैं। अगर अप्रोच कर अगर लेते नहीं हैं। भी अच्छा अप्रोच कर अजीम, रहे जैसे कि आप पहले तो भी बता रहे थे कि अगर स्कॉलरशिप मेंटेन कर लेते हैं तो ऐसे तो उन्हें जॉब का वक्त ही नहीं मिलता। इन केस अगर बच्चा मेंटेन नहीं कर पाता अपनी स्कॉलरशिप, उस तरह से CGPA नहीं ला पाता है, स्कॉलरशिप कैंसिल होने की सूरत में फिर क्या होता है? देखिए, फिर उनके बच्चे को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो आप जो है ना वो कंट्री लीव कर दें आपको जिसे ड्रॉप ऑफ कहते हैं कि आपको हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आपको हम कोर्स से निकाल रहे हैं, या अगर आप समझते हैं कि आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं तो आप जो है ना यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना अपने आप को खुद सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं की, जो कि उसको कैरी फॉरवर्ड करने की रिक्वायरमेंट्स थी CGPA की और जी। रिसर्च की, या जो भी आपके ऊपर एक अदगन लगा टर्म्स एंड कंडीशन थी आपने फुलफिल नहीं की, तो ऑब्वियसली दे हैव द राइट टू कैंसिल द स्कॉलरशिप। और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन देंगे, या तो आप खुद बियर कर लें सारे एक्सपेंस, या फिर आप कंट्री लीव कर दें, आप यहाँ से ड्रॉप आउट कर दें और वापस अपने कंट्री में चले जाएं। बिल्कुल, अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो फिर बिल्कुल ख्याल Maintain रखना है, करना भी अपनी बड़ा आपने ज़रूरी है। हाजिरियां पूरी Yes. रखनी है, और उसके अलावा आपने ये पढ़ना भी भी है। पढ़ना भी है कि नंबर पूरे। अच्छा ये बताएं, अमेरिका की बात करें, ब्राइट या नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप जो है, इस पर वीज़ा रिजेक्शन की आप क्या समझते हैं? यकीनन कोई गलतियां होती हैं जो रह जाती हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। बड़ी वजूहात क्या है वीज़ा रिजेक्शन की? चीन और हंगरी जैसे ममालिक में वीज़ा प्रोसेस निस्बतन ईजी क्यों समझा जाता है? देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ करता है वो रीज़न नहीं बताता। अच्छा। वो एक पेपर है, येलो पेपर है, जिसके ऊपर उन्होंने सेक्शन 1514B का हवाला दिया हुआ है, जो कि उनका एक इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस का सेक्शन है। ठीक। हर बंदे को उसमें 10 से 12 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं। हर एप्लीकेंट को, खा वो स्टूडेंट है, खा वो विजिट वीजा का एप्लीकेंट है, वर्क वीजा का कोई भी एप्लीकेंट है, उसको पेपर दे देंगे वो। उस पेपर के ऊपर वो 6 लाइनें लिखी हुई हैं, वो सबके लिए वो सेम है, मतलब कि उन्होंने वो इकट्ठे प्रिंट करवा के रखे हुए 5 लाख, वो सबको वही देने हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो
अपनी जो रीजन है वो डिस्क्लोज नहीं करता नहीं करता। यूएसए। हाँ, अलबत्ता रीजन क्या हो सकती है, देखिए जैसे हमने पहले भी आपके शो में मैं ये बता चुका हूँ कि दे सर्च फॉर योर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको देखते सही, हैं, जी। आपकी लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका आपने कौन कौन सा ईमेल आईडी यूज किया हुआ है, आपकी गूगल की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैं बड़े दबे अल्फाज में ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि दे हैव एक्सेस टू मैनी थिंग्स, ठीक है। Oh, वो आपको yes. हर जगह जाकर चेक कर सकते हैं, और कहीं पर भी उनको लगता है कि आप जो है ना वो आपका ग्रे एरिया आ रहा है उनके सामने, तो आपको वो रिफ्यूज कर सकते हैं। जी, सही। चाइना का, हंगरी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि वो जो है ना अपने यूनिवर्सिटीज को जो उनका लेटर है स्कॉलरशिप का या एडमिशन का लेटर है उसको ऑन करते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज ने कंप्लायंस चेक करके, बच्चे को चेक करके, सारा कुछ जो है ना वो गो थ्रू करके अगर इसको जो है ना वो लेटर दिया है, तो इट मींस कि वी हैव टू यानी कि रिस्पेक्ट अजीम, द आपके कहने का यूनिवर्सिटी। मतलब है चाइना जैसी कंट्री में पाकिस्तानी तलबा के लिए सिफारती और हुकूमती सतह पर सहूलियात ज्यादा हैं। Yes, we can say that, we can say that। वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप बहुत फेमस है, और चाइना के पास इस वक्त बजट भी ज्यादा है और उसके पास यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अच्छा अमेरिका। अजीम, जरा ये भी बताइएगा, हम चाहते हैं कि ताकि लोग फ्रॉड से भी बच सकें, तरह तरह के आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, और अब मैंने ईमेल खोला इनबॉक्स तो जनाब उसके अंदर एक स्पॉन्सर आ रहा था कि आप चेक करें कि आप कनाडा के लिए अहल हैं या नहीं है। तो ये बताएं, ये कितना स्कैम होता है और कितनी रिलायबल या फिर होती हैं, बचना कितना ज़रूरी है, किस तरह से आप सेफ रह सकते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि आप अनटिल अनलेस आपने कोई लेटर सब्सक्राइब ना किया हो किसी पोर्टल का, नॉट अ कंट्री, नॉट अ ऑफिशियल, अगर आपने कोई सब्सक्राइब किया हुआ है फुल ब्राइट को या स्कॉलरशिप पोर्टल को या सीएससी स्कॉलरशिप को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो ऑफिशियल वहां से ईमेल आपको आ सकती है। अदरवाइज ऐसी वैसी कोई ईमेल नहीं वही ना आती। अजीम, वही वाली मिसाल है, मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कि आपने जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया भी नहीं होता फिर भी आपके नाम निकल रहे होते हैं धड़ाधड़ वहां से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी कोई ईमेल आपको कंट्री या वहां से नहीं आती। सबसे दो तीन क्राइटेरिया हैं उसको चेक करने के लिए, क्या वो जो ईमेल है वो फेक है या वो ओरिजिनल है। नंबर 1, सबसे पहले आप जो जिसने आपको सेंडर है ना, आप चेक करें कि उसका जो डोमेन है वो कौन सा डोमेन है। आप देखेंगे कि वो जो डोमेन है वो यूजुअली जीमेल का होगा या आउटलुक का ही होगा, वो किसी यूनिवर्सिटी या वो किसी वेबसाइट का डोमेन नहीं होगा। ठीक है। अगर वो किसी वेबसाइट का डोमेन होगा भी, फॉर इंस्टेंस info@scholarship.org, अगर वो किसी वेबसाइट का डोमेन होगा भी तो वो बड़ी फिशी सी वेबसाइट होगी, मतलब कि वो कोई फेमस वेबसाइट पोर्टल नहीं होगा। थर्ड, आप जो भी वो डोमेन यूज कर रहा है, आप जाकर उसको जाके चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन कहाँ पर रजिस्टर्ड हुई थी और ये कब कितनी पुरानी डोमेन है। और ये बिल्कुल ठीक है अजीम साहब, यानी अगर आपने वो कहीं पर अप्लाई करना भी है या एलिजिबिलिटी चेक करनी भी है इस तरह के प्रमोशनल मैसेजेस की, तो आप तसल्ली ज़रूर करें, काउंटर चेक ज़रूर करें, वेबसाइट्स आपके पास मौजूद हैं। तो जनाब महफूज रहिए और इस तरह के स्कैमर से महदूद भी रहिए और स्कैमर से बच के रहिए।